हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस लॉ की यूनिट 4, दैट इज़ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा चार्ट अटैच किया है, आप देख सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्यों बना था, कब बना था। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट हमारा 1 जुलाई 1930 को बना था। ठीक है, और इसका एम था कि जितने भी लॉ सेल्स ऑफ गुड्स या मूवेबल को डील करते हैं, जिस उनसे डील करते हैं, उन्हें क्लैरिफाई किया जाए और मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना दो मेन चीज़ होती है। जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं, सेल होती है, तो उसमें दो बंदे होते हैं। एक तो होता है बायर। बायर कौन होता है? जो सामान को परचेस कर रहा है या उसने एग्री करा है कि वो परचेस करेगा। दूसरा होता है सेलर। सेलर कौन है? वो पर्सन जो सामान को बेच रहा है या जिसने एग्री किया है कि वो सामान को बेचेगा। तो अब हमारा इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये डील करता है वो उन सारे लॉ से जो ये बताते हैं कि किस तरीके से गुड्स की सेल होगी। तो उसमें गुड्स क्या है वो समझने की ज़रूरत है। तो देखो, गुड्स को डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। यहाँ कहा गया है कि किसी भी तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी, उसे हम गुड्स कहेंगे। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड नहीं आता, क्योंकि लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो हमारा गुड्स में नहीं होगा। तो गुड्स में क्या क्या आ सकता है? स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। देखो, लैंड नहीं बेच रहे, लेकिन उस पे उगने वाली घास या क्रॉप तो हम बेच ही सकते हैं। दीज आर मूवेबल। देखो, अगर कोई भी चीज़ अटैच है लैंड से तो हम उसे बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो डी अटैच हो जाए लैंड से, जैसे कि हमारी जो क्रॉप है वो हमारी ग्रो तो लैंड पे ही हो रही है, ठीक है, लेकिन हम उसे कैसे बेच सकते हैं और कैसे हम उसे गुड कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि बेचने से पहले वो हमारे लैंड से डी अटैच हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मनी है, जैसे करंट क्वाइन जो है, हमारे करंट करेंसी जो है, या फिर एक्शनेबल क्लेम, वो हमारे गुड्स में नहीं आते। लेकिन वो सिक्के, वो ऐसे क्वाइन जो पिछले जैसे क्वाइंस थे, या कोई ऐसी हमारी करेंसी जैसे नोट थे जो हमारे बंद हो गए, 1,000 के हमारे नोट जैसे बंद हो गए हैं, तो जो सर्कुलेशन में नहीं है उनको हम बेच सकते हैं। दैट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, काइंड ऑफ गुड्स। काइंड ऑफ गुड्स के अंदर हमारा सबसे पहले गुड्स है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के टाइम पे एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हो। एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज दैट आर प्रेजेंट व्हेन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। अब इसके अंदर हमारे तीन तरीके के गुड्स आते हैं। सबसे पहले आता है अनअसर्टेड गुड्स। अनअसर्टेड गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो एक्चुअल में आइडेंटिफाई नहीं किए हैं सेलर ने जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया सेल्स का। अब इसका ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि देखो, ये है चिंटू। चिंटू के पास है 5 गाड़ियाँ, ठीक है, और ये है मिंटू। मिंटू को चाहिए गाड़ी, तो चिंटू ने मिंटू को कहा है कि मैं अपनी एक कार जो है वो तुझे सेल कर दूंगा। ठीक है, अब 5 में से कौन सी कार जो है चिंटू मिंटू को बेचेगा, ये मिंटू को भी नहीं पता और चिंटू को भी अभी नहीं पता है। तो दैट इज अनअसर्टेड गुड्स। ठीक है, देन आता है असर्टेड गुड्स। असर्टेड गुड्स क्या होते हैं कि जब अनअसर्टेड गुड्स जो हैं वो असर्टेड तब असर्टेड बन जाते हैं जब सेलर डिसाइड कर लेता है पर्टिकुलरली उसे कौन सी वाली चीज़ बेचनी है। अभी चिंटू और मिंटू का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे चिंटू के पास जो 5 कार थी, जिसमें से उसने एक कार मिंटू को देने का वादा किया था। तो अब पहले तो ये अनअसर्टेड थी, क्योंकि चिंटू को भी नहीं पता था, मिंटू को भी नहीं पता था कि कौन सी गाड़ी दी जाएगी। अब फिर चिंटू ने कुछ टाइम बाद डिसाइड कर लिया कि मिंटू को मैं कौन सी गाड़ी दूंगा? फॉर्च्यूनर दूंगा। फॉर्च्यूनर मैं मिंटू को बेच रहा हूं। तो अब ये जो गुड्स है वो असर्टेड गुड्स बन गए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है दिस वर्ड इज सिनोनिमस विद द स्पेसिफिक गुड, बट asserted goods may become identified only after contract of sales has been made। देखो, इस पे अब मैंने तुम्हें बताया कि एक नीचे और हमारी कैटेगरी है स्पेसिफिक गुड्स। अब ये asserted goods स्पेसिफिक गुड्स से अलग कैसे? क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स वाली जो कैटेगरी है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के टाइम पे ही आप स्पेसिफिकली आपको पता होगा कि आप कौन सा सामान बेच रहे हो या कौन सा आपने खरीदना है, ऐसे। लेकिन असर्टेड गुड्स के टाइम पे क्या होता है? असर्टेड गुड्स वो होते हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बना रहे हो उस टाइम पे आपको नहीं पता कि आप कौन सा सामान बेच रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बनने के बाद आपको पता चलता है और फिर वो गुड्स असर्टेड गुड्स बन जाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है स्पेसिफिक गुड्स की। दे हैज़ बीन डिफाइंड बाय द सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। ये वो गुड्स होते हैं जो एक्चुअली आइडेंटिफाई किए गए जाते हैं और एग्रीड अपॉन किए जाते हैं एट ए टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। मतलब मान लो जब चिंटू ने मिंटू को बोला था, ये चिंटू है और यहाँ बना देते हैं मिंटू। तो जब चिंटू ने मिंटू को बोला था कि वो कार बेच रहा है, तो उसी टाइम पे चिंटू ने ये नहीं बेचा, बोला कि मैं तुझे कोई एक कार दे दूंगा, उसने बोला कि मैं तुझे रेड कलर की फॉर्च्यूनर दे दूंगा, ठीक है, या कह लो व्हाइट कलर की मैं फॉर्च्यूनर तेरे को बेच दूंगा। तो दीज आर स्पेसिफिक गुड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बनते टाइम पे या एग्रीड होते टाइम पे उन्हें पता था कि कौन सी कार वो देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द गुड्स इज फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होता है जैसे पर्सन है जिस टाइम पे एग्रीमेंट कर रहा होता है सेल का, उस टाइम पे ये वाले गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचुरली, लेकिन बाद में ये प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किए जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। जैसे कि एक कल्टीवेटर है, उसने एग्री किया कि मैं अपनी जो इस बार की फसल उगेगी वो मैं तुम्हें बेच दूंगा, तो अभी तक फसल उगी नहीं है, तो दीज आर फ्यूचर गुड, क्योंकि ये फ्यूचर में आएंगे या फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बन रहा है उस टाइम पे इसका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। देन वी हैव कंटीजेंट। कंटीजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक्विजिशन बाय द सेलर डिपेंड करता है कंटीजेंसी पे। कुछ कंटीजेंसी का मतलब क्या है कि फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझो, an importer in Bombay agree to sell a consignment of goods that is on a way from America is the instant of contingent good। कि एक इम्पोर्टर है, बॉम्बे का एक इम्पोर्टर है, उसने कहा कि ये जो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स आ रहा है अमेरिका से वो मैं आपको बेच दूंगा। अब देखो ये बहुत ही ये कंटीजेंट गुड है, क्योंकि अगर अमेरिका से वो कंसाइनमेंट आ गया तो वो उसे बेच देगा, अगर वो बीच में ही डूब गया या नहीं आया तो वो नहीं बेच पाएगा, तो दैट इज कंटीजेंट गुड। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, एक्विजिशन डिपेंड अपॉन द कंटीजेंसी ऑफ वेदर इट विल अराइव सेफली एट द डेस्टिनेशन और नॉट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट दैट इज पेरिशिंग ऑफ द गुड्स। पेरिशिंग का मतलब क्या होता है? देखो, पेरिशिंग मीन्स गुड्स आर फिजिकली डिस्ट्रॉय, लॉस्ट बाय थेफ्ट, रिक्वेजिशन बाय द गवर्नमेंट और हैव लॉस्ट इन अ मर्केंटेबल करेक्टर। मतलब गुड्स या तो फिजिकली हमारे खत्म हो गए, जैसे कि क्रॉप मैंने लगाई थी और कीड़ा लग गया और पूरी फसल मेरी खराब हो गई, या फिर चोरी हो गया, मान लो मेरे पास एक डायमंड था और वो चोरी हो गया, या फिर गवर्नमेंट ने उस चीज़ को डिलीवर करने से मना कर दिया, या फिर उसका जो मर्केंटेबल करेक्टर था वही खत्म हो गया। जैसे कि देखो सीमेंट है, सीमेंट में अगर पानी लग जाता है तो वो पत्थर बन जाता है, तो भले ही वो बाद में भी सीमेंट ही रहेगा, जैसे पत्थर बन गया लेकिन है तो सीमेंट, बट क्या अब उसका कमर्शियली कोई यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसकी जो मर्केंटेबल कैरेक्टरिस्टिक थी, जिस चीज के लिए वो बेचा खरीदा जाता था, वही कैरेक्टरिस्टिक उसकी खत्म हो गई। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। तो जो पेरिशिंग गुड्स के रूल्स होते हैं ना, वो सिर्फ स्पेसिफिक और असर्टेड गुड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। क्या क्या रूल्स हैं? टाइम ऑफ पेरिशिंग, क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में और कौन सा सपोर्टिंग सेक्शन या कॉन्सेप्ट इस बात को कहता है। तो देखो, एट और बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द सेलर नॉलेज। मान लो जो चिंटू है वो मिंटू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, कि मैं तेरे को गाड़ी बेच दूंगा फॉर्च्यूनर, ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन चिंटू को नहीं पता था कि उसकी फॉर्च्यूनर चोरी हो गई है। तो एट और बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट को बनाते टाइम, जो सेलर है उसको पता ही नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो गई है, वो पैरिश हो गई है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, होल ऑफ द स्पेसिफिक गुड पैरिश। अगर पूरा गुड जो है, पूरी फॉर्च्यूनर एक ही गाड़ी तो होगी, ऐसा थोड़ी है कि टायर उठा के लेके जाएंगे, कुछ कुछ सामान ले जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा अगर पूरा ही गुड्स जो है वो खराब हो गया, पैरिश हो गया। पैरिश में अब कई सारी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अगर सिर्फ पार्ट पेरिश हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ओनली इफ इट इज एंटायर और इनविडिबल। अगर सिर्फ पार्ट खत्म हुआ है, मान लो फॉर्च्यूनर का कोई सिर्फ टायर निकाल के ले गया, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, बट अगर पूरी फॉर्च्यूनर ही कोई उठा के ले गया तभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। और ऐसा में ये माना जाता है कि म्यूचुअल मिस्टेक है या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस अराइज हो गई है। देन बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। देखो, चिंटू ने मिंटू से वादा तो कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल तो बन गया, लेकिन सेल करने से पहले अगर कोई चीज़ खत्म हो गई है तो उस केस में क्या होता है, एग्रीमेंट अवॉइडेड या वॉइड माना जाता है अगर गुड्स पैरिश हो गया विदाउट द फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर। मतलब देखो, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, एग्रीमेंट टू सेल कि मैं तेरे को फॉर्च्यूनर बेच दूंगा, लेकिन फॉर्च्यूनर बेचने से पहले ही, ठीक है, मान लो ये एग्रीमेंट करके घर आ गया, सब ठीक चला, अब इन्होंने एक डेट डिसाइड कर ली कि 15 दिन बाद मैं तेरे को फॉर्च्यूनर दे दूंगा,
ठीक है, 15 डेज आफ्टर। लेकिन 13th डे पे ही फॉर्च्यूनर हो गई चोरी, ठीक है। अब ना तो उसमें चिंटू की कोई गलती थी और ना ही मिंटू की कोई गलती थी। तो इससे क्या हुआ कि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी अराइव हो गई। अब 2 दिन में तो वो कहाँ से फॉर्च्यूनर लाए, क्या करे। तो उस केस में क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, सी एग्री टू सेल एच 200 टन ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन इन सी लैंड। सी ने एच को बोला था कि मेरे जो खेत है उसके अंदर आलू उगेंगे और 200 टन जो आलू हैं वो मैं तेरे को बेच दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्रॉप पे कीड़े ने अटैक कर दिया और सी ना सिर्फ 10 टन आलू ही डिलीवर कर पाया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्यों? क्योंकि सी की कोई गलती है नहीं, भाई कीड़ा लग गया, सी क्या कर सकता है। एच की कोई गलती है नहीं, तो इस केस में दोनों की ही कोई गलती नहीं है। और जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बना था, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, उस टाइम पे तो सब कुछ ठीक था, बट बेचने से पहले ही चीज़ें खराब हो गई, तो यहाँ पे सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी लग जाती है। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Contract of sale is defined as where the seller transfer or agree to transfer of the property in goods to the buyer for a price. Contract of sale क्या कहा जाता है कि contract of sale मतलब है कि जहाँ पे सेलर ट्रांसफर कर देता है या एग्री हो जाता है कि वो ट्रांसफर करेगा कोई भी प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप, गुड्स की जो ऑनरशिप है बायर को एक स्पेसिफिक प्राइस के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस लिया है सेल के बीच में और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। सेल में क्या होता है कि हम ट्रांसफर कर देते हैं इमीडिएटली जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना और मैंने फटाफट से सामान बेच दिया। जैसे कि तुम साबुन लेने गए तो तुमने फटाक से उसे बोला साबुन दो, दुकानदार ने तुमसे पैसे लिए और तुम्हें साबुन दे दिया, दैट इज सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि एग्री तो कर लिया है कि हम बेचेंगे, लेकिन अभी गुड्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है। ट्रांसफर तभी होगा जब एक्सपायरेशन हो जाएगा सर्टेन पीरियड का, या कोई कंडीशन जो अभी है वो फुलफिल नहीं हुई है, जब वो फुलफिल हो जाएगी। राइट क्रिएटेड, यहाँ पे राइट सिर्फ अगेंस्ट द गुड होता है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट द पर्सन क्रिएट होता है। देन थर्ड, सेलर सेल टू थर्ड पार्टी। सेलर इज गिल्टी ऑफ कन्वर्जन और मिसएप्रोप्रिएशन। अगर देखो सेल हो गया है और सेल होने के बाद जो सेलर है अगर वो किसी तीसरे पर्सन को सामान बेच देता है तो उस केस में सेलर को गिल्टी माना जाएगा। बट यहाँ पे बायर हैज ओनली राइट टू रिकवर द डैमेज फ्रॉम द सेलर। अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है कि मैंने सिर्फ आपके साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको ये जो क्रॉप है वो बेचूंगी, ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, अभी मैंने बेचा नहीं है, और फिर मैंने ये क्रॉप जो है वो किसी और को बेच दी, तो आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो, आप मेरे को गिल्टी नहीं ठहरा सकते, बिकॉज इट इज ओनली एग्रीमेंट टू सेल। और आपके जितने भी राइट हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं, उस सामान के अगेंस्ट में कोई राइट नहीं होगा। बायर फेल टू पे द प्राइस। अगर बायर प्राइस पे करने से फेल हो जाता है तो सेलर के पास सारा राइट है कि वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है और उससे प्राइस रिकवर करा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो सेलर के पास राइट होगा कि वो भी सिर्फ डैमेज रिकवर कर सकता है। अगर बायर भी एग्रीमेंट टू सेल के केस में सिर्फ डैमेज रिकवर कर सकता है तो सेलर भी एग्रीमेंट ऑफ सेल के केस में सिर्फ डैमेज ही रिकवर कर सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बायर इंसॉल्वेंसी। अगर बायर जो है, मान लो सेल हो गया, सामान वगैरह सब दे दिया, लेकिन जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, तो सेलर मस्ट हैंड ओवर द गुड्स टू द ऑफिशियल असाइनी ऑफ द बायर एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइजेस। सेलर कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स। यहाँ पे क्या होगा कि सेलर को बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है उसे देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एग्रीमेंट टू सेल ही हुआ है और बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर गुड्स को डिलीवर करने से रिफ्यूज कर सकता है। Now going to the next topic, condition and warranty. देखो, stipulation in a contract of sale relating to goods may be either condition or warranty. Stipulation क्या होती है? Stipulation होती है कोई भी टर्म मैंने रख दी है सेल के टाइम पे, ठीक है। तो वो जो सेल के टाइम पे मैंने टर्म रखी है कोई भी, वो कंडीशन भी हो सकती है या वारंटी भी हो सकती है, और दोनों ही अलग होते हैं। मैम कंडीशन और वारंटी का क्या होता है? देखो, अगर कंडीशन है, वो मान लो मैंने कोई टर्म रखी है और वो कंडीशन है, तो अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो मेरे पास कुछ अलग राइट्स होंगे और मैं इवन कॉन्ट्रैक्ट को भी एंड कर सकती हूँ। लेकिन अगर वो सिर्फ वारंटी है तो उस केस में मैं सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को ये नहीं कह सकती कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। बाकी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। मान लो ये एक्स है, एक्स ने वाई को बोला था कि मुझे घोड़ा चाहिए, एक हॉर्स आई नीड, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सके, ठीक है। तो अगर कोई भी घोड़ा वाई ने एक्स को दिया है और वो घोड़ा 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नहीं भागता,
तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड माना जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन थी जो फुलफिल होनी चाहिए थी, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। लेकिन इसी की चीज पे अगर एक्स ने वाई को बोला कि मेरे को एक हॉर्स चाहिए जो कि अच्छा हो, अच्छा दौड़ता हो, गुड, सिर्फ एक वर्ड बोल दिया कि अच्छा दौड़ता हो। अब इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि इतनी स्पीड होनी चाहिए और इतनी नहीं होनी चाहिए। तो वाई ने जो एक्स को घोड़ा दिया वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता था। तो इस केस में वाई वो एक्स ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो 40 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ा, कॉन्ट्रैक्ट एंड करो, नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कोई स्पीड स्पेसिफाई नहीं करी थी, सिर्फ एक ऐसे नॉर्मली बताया था, एक टर्म रखी थी दैट इज गुड, कि अच्छा दौड़ना चाहिए। तो इस केस में ये कंडीशन नहीं वारंटी होगी। तो अब देखो डिटेल में समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी। तो सबसे पहले नेचर ऑफ स्टिपुलेशन। कंडीशन जो होती है ना वो बहुत ही एसेंशियल चीज़ होती है और ये मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हॉर्स की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होनी ही चाहिए, वो एक एसेंशियल कंडीशन है एक कॉन्ट्रैक्ट की। अगर वो मीट नहीं हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क नहीं करेगा। बल्कि वारंटी जो होती है ना वो कोलेटरल होती है मेन पर्पस के, मतलब ऐसे साइड कॉम्प्लीमेंट्री मेन पर्पस के, वो मेन पर्पस नहीं होती। दूसरा इफेक्ट ऑफ ब्रीच। अगर आपकी कंडीशन ब्रीच होती है तो आप क्या कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को रिपीटेट कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड कर दिया जाएगा। अब इस केस में भी ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मान लो आपने क्या किया, आपकी मेन कंडीशन थी कि 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड होनी चाहिए हॉर्स की, ठीक है। अब आपने क्या किया कि जो स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर निकली, लेकिन आपने हॉर्स को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपने हॉर्स को एक्सेप्ट कर लिया मतलब आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में वो आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं रहेगी, वो आपकी ब्रीच ऑफ वारंटी बन जाएगी और आपको सिर्फ डैमेज क्लेम मिलेगा। लेकिन आपने अगर हॉर्स को ही एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आपने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हो और वो आपकी एज अ कंडीशन ट्रीट होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये होता है इफेक्ट ऑफ द ब्रीच। अब अगर वारंटी मान लो आपका वारंटी वाले केस में ब्रीच हो जाता है तो उसमें क्या है कि आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो बट नॉट रिजेक्ट द गुड्स और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिप्यूटेटेड। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि अब बायर टेल या सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, यू कैन रीड दिस, ओके। लेट मूविंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज कंपल्सरी वेवर। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है इज नॉट अ सेवरेबल एंड अ बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, वही चीज़ जो मैं अभी ऊपर बता रही थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया आधा या पूरा, तो बायर का जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है वो ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मान लो ए ने एग्री किया था कि वो बी को सप्लाई करेगा 10 बैग ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी वीट, बट उसने सेकेंड क्वालिटी वीट बी को सप्लाई किया और बी ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बट अगर बी ने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कीप द वीट, तो वो सिर्फ प्राइस डिफरेंस को क्लेम कर सकता है एज अ डैमेज और ये ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट होगा, इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, ओके। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी। देखो जब भी कोई भी सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होता है, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन या वारंटी होती है जो इम्प्लाइड होती है। इम्प्लाइड का मतलब कि वो एक्सप्लिसिटली बोली नहीं गई हैं बट आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको आंखें दिखाई तो आप समझ सकते हो कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, भले ही उन्होंने बोला नहीं है कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, बट ये इम्प्लाइड है कि हाँ मम्मी आंखें दिखा रही है तो उन्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब कौन कौन सी कंडीशन है जो कि इम्प्लाइड होती है, तो सबसे पहले कंडीशन टू द टाइटल, मतलब जो सेलर सामान बेच रहा है उसके पास राइट होना चाहिए उस गुड्स का सेल करने के लिए। मान लो मैं ना कार बेच रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वो कार मेरी होनी भी तो चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि शोरूम के सामने कार खड़ी है, मैंने जाके बोल दिया मैं इस कार को बेचूंगी, वही वो कार मेरी नहीं है, मैं कैसे बेच सकती हूँ। दूसरा कंडीशन एज अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब जो गुड्स मैं सप्लाई करूंगी वो बिल्कुल सेम वैसे होने चाहिए जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया कि इस कार के अंदर इसकी माइलेज इतनी है या फिर इसके अंदर ये वाला एक इफेक्टिव फीचर है, एआई फीचर है, तो वो होना भी चाहिए। अगर वो वैसा नहीं है तो मतलब हम ये क्या होता है ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा और जो ऊपर मैंने अभी आपको इफेक्ट पढ़ा है वो सारे इफेक्ट इस पर लग जाएंगे। देन कंडीशन एज अ क्वालिटी और फिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ये अप्लाई तब होता है ये वाली चीज़ जब बायर ने पर्पस सेलर को बता दिया है प्रॉपर कि मैं जो ये सामान खरीद रहा हूँ वो इसलिए खरीद रहा हूँ, और जो बायर है वो सेलर की स्किल पर रिलाई कर रहा है, उसके जजमेंट पर रिलाई कर रहा है, और गुड्स जो हैं वो नेचर टिपिकली सोल्ड बाय द सेलर, वो नेचुरली सेलर जो है वो उसी गुड्स से डील करता है। जैसे कि एग्जांपल है जीआईपी रेलवे कंपनी परचेस टिम्बर स्पेसिफिकली फॉर द रेलवे स्लीपर। अब यहाँ पे पर्पस उन्होंने बता दिया कि उन्होंने रेलवे स्लीपर्स के लिए ये टिम्बर परचेस किया है।
अगर टिम्बर अनसुटेबल फाउंड किए जाते हैं तो रेलवे कंपनी उसको रिजेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारी मीट हो रही है कि यहाँ पे पर्पस हमने बता दिया है, हम सेलर की स्किल पर रिलाई कर रहे हो, और जिससे मैं परचेस कर रही हूँ उसका काम ही है टिम्बर को बेचना। ठीक है। देन वी हैव इम्प्लाइड कंडीशन फॉर मार्केटेबिलिटी, मतलब ये गुड्स ये तब अप्लाई होती है जब गुड्स हम परचेस कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू उस परसेंटेज से डील करता है इन गुड्स में। ठीक है। तो उस केस में गुड्स मर्केंटेबल होने चाहिए, मर्केंटेबल क्वालिटी का। जैसे मान लो मैंने वुलन यार्न खरीदा है, ठीक है, और वुलन यार्न खरीदा, ब्लैक वुलन यार्न, लेकिन वो ना मॉथ के थ्रू इटन पाया गया। तो उस केस में क्या हुआ कि जो मेन कंडीशन थी मेरी कि वो मार्केट, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहे, दूसरा ले रहे हैं, सीमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो मैंने सीमेंट परचेस किया किसी से, तो सीमेंट की क्वालिटी क्या है कि वो, तुम्हें नॉर्मल पता है कि सीमेंट जो है वो चिनाई में यूज़ होता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन मैंने वो सीमेंट लिया और मुझे पता चला कि वो सीमेंट ना वाटर के कांटेक्ट में आ चुका है और वो स्टोन बन गया है, और उसने मुझे सीमेंट तो दिया लेकिन वो स्टोन बना हुआ दिया, तो उसकी जो मर्केंटेबल क्वालिटी थी वो खत्म हो गई है। तो उस केस में ये जो इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स मर्केंटेबल होना चाहिए वो मीट नहीं हो रहा है, तो आई कैन एंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है सेक्शन 14, दैट इज इम्प्लाइड वारंटीज। कौन कौन सी इम्प्लाइड वारंटीज होती है सेक्शन में? इम्प्लाइड वारंटी में हमारा पहला आता है क्विट पोजीशन, मतलब बायर के पास पूरा ढंग से पोजीशन होना चाहिए गुड्स का, वो गुड्स के साथ कुछ भी करे वो उसकी मर्जी है, कोई बीच में रोक टोक या कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम द इनकम्बेरेंस। इनकम्बेरेंस का मतलब होता है कि कोई भी क्लेम, किसी भी क्लेम से वो गुड्स फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि ए ने सी से लोन लिया था और उसको अपनी साइकिल एज अ प्लेज रखी थी, ठीक है, कि अगर मैंने तेरा लोन वापस नहीं किया तो मेरी साइकिल बेच देना। अब इसने ए ने यही वाली साइकिल जो है वो बी को बेच दी, तो अब इस केस में क्या होगा, बी में पे सी एंड स्यू ए फॉर अ रिकवरी द मनी एंड द इंटरेस्ट। बी जो है वो सी को अब दे देगा वो साइकिल, और ए को वो स्यू कर सकता है रिकवरी फॉर अ मनी एंड इंटरेस्ट। ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिट इम्पेटोर। इसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। ये ड्यूटी होती है बायर की कि जब भी वो कोई सामान परचेस कर रहा है तो वो केयरफुली उस चीज़ को एग्जामिन करे और इंश्योर करे कि जिस भी पर्पस के लिए वो सामान परचेस करा जा रहा है वो सूटेबल है। ठीक है। लेकिन इसकी ना कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या क्या है? पहला, सेलर मेक अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड एंड द बायर रिले ऑन इट। मतलब मान लो कि सेलर ने कोई चीज़ गलत दिखाई है और बायर उस पर रिलाई करा है, उस पर उसने ट्रस्ट करा है, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि बायर को अवेयर होना चाहिए था। भाई वो बेसिक चीज़ों के लिए तो अवेयर है, बट अगर सेलर ही गलत चीज़ दिखा रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? ठीक है। सेकंड, गुड्स परचेज बाय डिस्क्रिप्शन डू नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। मान लो मैं एक शोरूम पे कार खरीदने गई हूँ और मुझे उसने सारे फीचर्स ऐसे डिस्क्राइब किए, ये फीचर हैं, लेटर ऑन आई डिस्कवर कि यार ये तो फीचर है ही नहीं, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि आपको अवेयर होना चाहिए था। भाई मैं उसके डिस्क्रिप्शन पे रिलाई कर रही हूँ और वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर सामान नहीं है तो उसमें ये वाला जो चीज़ है वो एक्सेप्ट नहीं होता। देन गुड्स परचेज बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डीलर आर नॉट मार्केटेबल क्वालिटी। मतलब ये कि मैंने डीलर से एक सामान परचेस किया और वो मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं है, मतलब कमर्शियली जिस चीज़ के लिए वो परचेस किया गया था उस चीज़ के लिए नहीं है। मान लो मैंने कार परचेस करी, कार का मेन पर्पस क्या होता है कि वो मूवेबल कर, मैं ईजिली मूव कर सकूँ, कार की हेल्प से इधर उधर जा सकूँ, बट वो चलती ही नहीं है, तो उसकी कमर्शियल मर्केंटेबल क्वालिटी ही ख़राब है। तो उस केस में ये वाली चीज़ नहीं कह सकते कि यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। फोर्थ इज गुड्स आर बॉट बाय सैम्पल एंड बल्क डज नॉट करस्पॉन्डिंग फ्रॉम द लेटेंट डिफेक्ट। मतलब मान लो मैंने ना गेहूँ खरीदने थे, वीट, तो अब वीट के आप मान लो मैंने ना 4-5 कट्टे वीट खरीदने थे, तो मैं सारे कट्टे तो चेक नहीं कर सकती, तो मैंने एक छोटा सा सैंपल लिया और उस सैंपल के हिसाब से मैंने बाकी सारी गुड्स को बोल दिया कि हाँ ठीक है ये बढ़िया है, मैं इसे खरीद रही हूँ। लेटर ऑन क्या हुआ कि सैंपल की क्वालिटी अलग थी और जो बाकी की जो क्वांटिटी मेरे को बेची गई वो उसकी क्वालिटी अलग थी। तो उस केस में यू कैन नॉट क्लेम कि बायर मस्ट बी अवेयर, क्योंकि मैंने सैंपल की क्वालिटी देख के ही सामान खरीदा था। लेटर ऑन मेरे साथ चीटिंग हुई है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। देन बायर मेक अ पर्पस नॉन टू द सेलर एंड रिलाई ऑन अ सेलर स्किल्स एंड जजमेंट बट द गुड्स आर अनफिट दैट इज स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब ये कि जो बायर है उसने सेलर को पर्पस बता दिया था, जैसे कि ऊपर सेलर को पर्पस बता दिया था कि हमने ये रेलवे स्लीपर के लिए हम खरीद रहे हैं, ठीक है, पर्पस मैंने क्लेरिफाई कर दिया, लेकिन और मैं फिर बायर की स्किल पे रिलाई कर रही हूँ कि हाँ भाई ये तो डेली का इसका मतलब ये काम है टिम्बर वगैरह बेचने का, तो ये मुझे सही सामान सोच के दे देगा, उसी के जजमेंट पे मैं रिलाई कर रही हूँ। लेकिन बाद में मेरे को पता चलता है कि उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो सामान जो मुझे बेचा गया वो अनफिट है, तो उस चीज़ में ये वाली चीज़ मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बायर मस्ट बी अवेयर वो नहीं लगेगा। ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट
ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखो क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, उसका की कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो ऑनरशिप है गुड्स की, वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो रिस्क है वो भी चेंज हो जाता है। अब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कुछ केस में पॉसिबल होती है, असर्टेड और स्पेसिफिक गुड्स के केस में। सो क्या क्या रूल रखते हैं फॉर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक गुड्स के केस में, वो हम पढ़ते हैं। इफ पार्टी डू नॉट स्टेट देयर इंटेंशन फॉलोइंग रूल अप्लाई। अगर कोई पार्टी ने कोई अपनी इंटेंशन स्टेट नहीं करी है तो ये दो रूल लगते हैं। पहला, गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। If there is unconditional contract of sale of a specific good in a deliverable state, property passed to the buyer when a contract is made regardless of whether the payment made or not। मतलब देखो कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना है सेल होने का स्पेसिफिक गुड्स, मान लो मैं कोई स्पेसिफिक गुड्स बेच रही हूँ, उस चीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसी टाइम पे जो ऑनरशिप है वो बायर के पास चली जाएगी, भले ही मुझे पेमेंट मिली हो या ना मिली हो। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन 20 जनवरी फॉर स्पेसिफिक हैम, डिलीवरेबल स्टेट में थी वो, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी 20 जनवरी को ही, चाहे मुझे पेमेंट उस टाइम पे मिला हो या ना मिला हो। देन वी हैव गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 21। इसके अंदर क्या कहते हैं कि मान लो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया स्पेसिफिक गुड्स का, लेकिन मैंने उसमें कोई कंडीशन डाल दी है कि मतलब ऑनरशिप पास होने से पहले एक कोई चीज़ है वो मीट होनी चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी, ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। मान लो मैंने कोई गिफ्ट परचेस किया और उसकी ना एक कंडीशन मैंने डाल दी कि मुझे ना इसको पैकिंग करके आपको देना है, गिफ्ट है तो उसको प्रॉपर पैकिंग करो पन्नी में और फिर मेरे को देना। तो जब तक वो गिफ्ट को प्रॉपर पैक नहीं किया जाएगा वो मुझको डिलीवर नहीं हो सकता, उसकी ऑनरशिप मुझे पास नहीं हो सकती। देन गुड्स टू बी मीजर्ड और वेट। अगर कोई सामान ऐसा है जिसमें ऐसी कोई कंडीशन लगा दी गई है कि उसको मीजर करा जाए या उसका वेट करा जाए, तो सबसे पहले उसको मीजर, वेट या काउंट किया जाएगा उस डिटरमाइन करने के लिए उसके प्राइस को, और उसके बाद ही उसकी ऑनरशिप चेंज होगी। जब तक ये नहीं किया गया, मतलब उसका वेट मीजर नहीं किया गया, क्वांटिटी नहीं मीजर की गई, वो जो ऑनरशिप है गुड्स की वो चेंज नहीं हो सकती। देन वी हैव एप्रोप्रिएटेड या अनअसर्टेड गुड्स। मैंने अभी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें ऑनरशिप सिर्फ स्पेसिफिक या असर्टेड गुड्स की पास हो सकती है। अब अगर कोई अनअसर्टेड गुड्स है तो उसकी ऑनरशिप पास होने से पहले उसको असर्टेड गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स में कवर करना होगा, मतलब कन्वर्ट करना होगा असर्टेड या स्पेसिफिक गुड्स में, और उसके बाद ही उसकी जो ऑनरशिप है वो पास हो सकती है। जब हम अनअसर्टेड गुड्स को असर्टेड या स्पेसिफिक गुड्स बना देते हैं ना, उसके बाद जो ऑनरशिप है वो पास होती है, पहली कंडीशन जब गुड्स अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर, और ये जो एक्ट होता है ना, या तो ये सेलर कर सकता है विद द बायर कंसर्न या फिर बायर कर सकता है सेलर के कंसर्न से। कंसर्न आप कैसे भी ले सकते हो, एप्रोप्रिएशन से पहले या एप्रोप्रिएशन के बाद। अभी मैम एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि आप गुड्स को ना स्पेसिफिकली रिकोगनाइज्ड कर रहे हो, उसे ही एप्रोप्रिएशन कहते हैं। अब अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन को सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है। गुड्स अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट होते हैं जब सेलर उन्हें डिलीवर करता है बायर को या फिर किसी कैरियर या बेली को विदाउट रिजर्विंग अ राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब कि वो गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता है, सेलर को उससे कोई दिक्कत नहीं है। एप्रोप्रिएशन जैसे एग्जांपल है कि एप्रोप्रिएशन कंसर्न बिफोर, जैसे कि ए ने एग्री किया कि वो परचेस करेगा पेट्रोल फ्रॉम बी एंड सेंड स्टील टिन टू बी फॉर पैकिंग द पेट्रोल। एज सुन एज बी फिल द पेट्रोल इनटू द टिन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, एज एक्शन ऑफ सप्लाइंग अ टिन कॉन्स्टिट्यूट कंसेंट ऑफ बी एप्रोप्रिएशन। ये इसका एग्जाम्पल है। देन वी हैव द रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि राइट ऑफ डिस्पोजल को उसने रिजर्व नहीं किया, लेकिन मान लो अगर जो सेलर है वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर दे तो वो सेक्शन 25 के अंदर कवर होता है। सेलर में बाय कॉन्ट्रैक्ट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ओवर द गुड जब तक एक सर्टेन कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती। अब जो ये ऑनरशिप है ना, जब तक ये सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी ये बायर को पास नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे हम रिजर्व कर सकते हैं? सबसे पहला है बिल ऑफ लैंडिंग, मतलब गुड्स जो है वो सेंड किए गए हैं कैरेज के थ्रू या बिल ऑफ लैंडिंग के थ्रू, तो उस केस में जब तक बिल ऑफ लैंडिंग या रेलवे रिसिप्ट जो है वो बायर को नहीं दी जाएगी तब तक ये माना जाएगा कि जो राइट है, राइट ऑफ डिस्पोज, वो रिजर्व कर दिया है सेलर ने। दूसरा हमारा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर जो सेलर है उसने गुड्स सेंड किए हैं और ड्रॉ किया है बिल ऑफ एक्सचेंज बायर के ऊपर, जिसके अंदर उसने प्राइस, सेंडिंग द डॉक्यूमेंट, टाइटल, वो सब लिख दिया है,
तो जो बायर है जब तक वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, वो जो ऑनरशिप है वो एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, सेल्स बाय नॉन ऑनर एक्सेप्शन टू द नीमो डीड कोड नॉन हैबिटेड। देखो ये रूल होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप वो चीज़ किसी और को नहीं दे सकते। मतलब अगर मैं एक कार की ऑनर नहीं हूँ तो वो मैं कार किसी और को नहीं बेच सकती, लेकिन इसके ना कुछ एक्सेप्शन है जिन्हें चलो डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है सेल बाय स्टॉपल। इसका मतलब क्या है कि अगर रियल ऑनर अपने किसी भी कंडक्ट से, या तो वो बोलता नहीं है या वो चुप रहता है या बोल के कोई चीज़ ऐसा किसी भी कंडक्ट से किसी दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को अगर वो ये बिलीव दिला रहा है कि ये जो पर्सन है वो इस चीज़ का रियल ऑनर है, बल्कि वो नहीं है, ठीक है, और वो पर्सन फिर उसके बिलीव में आके अगर कोई भी चीज़ें खरीद लेता है तो फिर उसके पास अथॉरिटी होती है। मैम समझ नहीं आया, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए है, ए की एक कार थी और ए ने वो कार बी को दे दी और बोला कि आप जो है इसे अपने शोरूम में शो कर सकते हो। ठीक है, ए ने अपनी कार बी को दी और कहा आप अपने शोरूम में से दिखा सकते हो। अब जो सी था उसने बी के शोरूम में वो कार देखी और वो कार को कर लिया परचेस। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि सी के भले वो कार बी की नहीं थी, लेकिन सी ने अपने एक्ट से ऐसे शो करा, वो ए ने अपने एक्ट से सी को ऐसा शो कराया कि वो कार जो है वो बी की ही है। तो अब सी ने तो गुड फेथ में इस जानकारी के बगैर बिल्कुल ढंग से वो कार खरीद ली। तो इसलिए अब क्या है कि इस केस में ए बाद में ये नहीं कह सकता कि ये कार तो मेरी थी, सी बी की नहीं थी, तुम इस कार को नहीं ले सकते, क्योंकि ए के कंडक्ट से सी को ऐसा लगा कि ये कार जो है वो बी को बिलोंग करती है। देन नेक्स्ट आता है सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होते हैं? मर्केंटाइल एजेंट जैसे कि ब्रोकर हो गया या कोई और एजेंट हो गए। तो कोई भी अगर एजेंट को गुड्स दे दिए गए हैं और उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी दे दिया गया है ऑनर के कंसेंट से, तो वो उसे बेच सकता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। और अगर बायर ने गुड फेथ में होके इस नॉलेज के बगैर कि ये जो टाइटल है वो किसी और के का है, इसका इस पर्सन का नहीं है, मतलब अगर उसे ये भी नहीं पता ना कि ये पर्सन तो ब्रोकर है और ये जो चीज़ है वो किसी और को बिलोंग करती है, फिर भी उसने अगर गुड फेथ में वो सामान खरीद लिया है तो भी ऐसा माना जाएगा कि उस ब्रोकर के पास राइट था कि वो सामान वो सेल कर सके। देन सेल बाय द को ओनर। मान लो ए, बी और सी ये तीनों की मिलके एक जमीन थी, ठीक है, और इस जमीन का टाइटल जो था, या जमीन छोड़ो कुछ और ले लेते हैं, ए, बी और सी, इन दोनों के पास ना क्या था, इन सबका तीनों का मिला के एक लैपटॉप था, लेकिन ये लैपटॉप ना इन सब ने ए को दे रखा था। ठीक है, सबके कंसर्न से वो लैपटॉप ए के पास था। अब ए ने वो लैपटॉप बेच दिया एक्स को, तो बाद में बी और सी आके ये नहीं कह सकते कि भाई ये लैपटॉप तो हम तीनों का था और ए ने अकेले ने बेच दिया और एक्स उस लैपटॉप को वापस करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के कंसर्न से वो लैपटॉप ए के पास था और ए क्योंकि को ऑनर था तो वो ये लैपटॉप एक्स को बेच सकता है। नेक्स्ट वी हैव सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। मतलब अगर मान लो ए ने बी को कुछ सामान था वो बेच दिया, कोई भी गुड्स था वो बेच दिया, लेकिन बी ने अभी वो सामान ए के पास से उठाया नहीं है, ठीक है, तो वो सामान अभी ए के पास ही है और ए ने सेम सामान जो है वो सी को भी बेच दिया, तो अब वो जो सामान है ना वो सी का हो जाएगा। ठीक है, और बी जो है वो ए के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर जो सेलर है उसके पास पोजीशन है आफ्टर द सेल और वो किसी और को बेच देता है और वो जो पर्सन जो बायर है वो गुड फेथ में सामान खरीद लेता है, तो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सामान फिर उसका हो जाएगा। देन सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। मान लो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट करा कि वो उसकी कार जो है वो खरीदेगा, उसकी कार वो खरीदेगा। ठीक है, अब बी ने क्या किया, ए अभी कार खरीदी नहीं है लेकिन उसने ए को दे दी कि चल ठीक है तू बाद में खरीदेगा, तू कर ले। या फिर ये समझ लो कि 5 इंस्टॉलमेंट में कार जो थी वो खरीदी जानी थी। ओके, अब पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद बी ने ए को कार दे दी और ए ने वो कार फटाफट जो है वो सी को बेच दी, तो सी के पास गुड टाइटल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सी ने वो गुड फेथ में खरीदी है। और ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि अगर जो बायर है वो एग्री कर जाता है बाय करने के लिए और वो सेलर की कंसर्न से उस गुड्स का पोजीशन रख लेता है तो उसे वो आगे बेच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल बाय अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर के केस में क्या होता है कि मान लो ए ने बी को अपना सामान बेच दिया, कोई गुड्स थे वो बेच दिए, लेकिन बी ने अभी तक ए को जो पैसे हैं वो नहीं दिए, तो उस केस में ए उस सामान को किसी और को बेच सकता है।
ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स इवन थो द प्रॉपर्टी हैज बीन पास टू द बायर एंड द परचेजर एक्वायर्ड द गुड टाइटल। ओके, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। जैसे हमने अभी पढ़ा कि अनपेड सेलर कौन होता है, तो अब अनपेड सेलर के क्या क्या राइट है उस गुड्स के अगेंस्ट में जो उसने बेच दिया। तो सबसे पहला है राइट ऑफ लियन। इसका मतलब क्या है कि उसके पास राइट है कि वो पोजेशन रख सकता है गुड्स का जब तक उसे पेमेंट ना दी गई हो। ये कब कब एप्लीकेबल होता है कि अगर हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट के बगैर, अगर क्रेडिट पे बेचे हैं मान लो, और अगर क्रेडिट एक्सपायर्ड हो गया है तो रख सकते हैं, अगर जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो इन 3 कंडीशन में हम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ए ने गुड सेल करे 10 kg बैग ऑफ व्हीट टू बी फॉर अ इमीडिएट पेमेंट, लेकिन बी ने फिर उसे पेमेंट नहीं दिया, तो क्योंकि गुड्स जो थे वो ऑलरेडी ए के पोजीशन में ही थे तो ए उसे रिटेन करके रख सकता है और वो डिलीवरी तब तक करने से मना कर सकता है बी को जब तक वो उसे पेमेंट ना दे दे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन अ ट्रांजिट। राइट ऑफ लियन जो है वो तब अप्लाई होता है जब गुड्स जो है वो सेलर के पास ही है, बायर को अभी उसने उनका पोजीशन नहीं दिया, बट मान लो कि जो गुड्स है वो जो सेलर है उसके यहाँ से चले गए, तो उस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगता है। ये राइट क्या होता है, ये राइट कहता है हेल्ड द शिपमेंट ऑफ गुड्स रिकवर कंट्रोल एंड होल्ड ऑन टू अंटिल द पेड इन फुलमेंट। मतलब मान लो कि एक ट्रक से वो सामान जा रहा है तो मैं उस जो शिपमेंट है गुड्स की उसे बीच में ही रोक दूंगी। ठीक है, ये जो राइट है वो एक्सपेंड होता है अपॉन द राइट ऑफ लियन एंड इज अवेलेबल, सिर्फ तभी अवेलेबल होता है जब जो गुड्स है वो ट्रांजिट में होते हैं और बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। जैसे कि ए शिप 500 कार्टून ऑफ क्लोथ्स टू बी थ्रू द ट्रांसपोर्ट कंपनी वाइल द गुड्स आर इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स जो थे वो रास्ते में ही थे, ए को पता चला कि बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ए ने ट्रांसपोर्टर को इंस्ट्रक्टर दिया कि वो डिलीवरी वहीं पे रोक दे और जो सामान है वो वापस ले आए। ठीक है, देन नेक्स्ट राइट आता है राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल क्या कहता है कि जो राइट टू सेल द गुड्स टू द न्यू बायर। मान लो अगर ए ने बी को सामान बेचा और बी ने उसको पैसे नहीं दिए तो ए के पास पूरा राइट है कि वो सामान किसी नए बायर को बेच दे। रिक्वायर्ड नोटिस, अगर गुड्स पेरिशेबल हैं नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, मतलब ये कि देखो अगर ए किसी और को बेच रहा है सामान तो पहले वो बी को नोटिस देगा, लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल है, पेरिशेबल गुड्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो अगर गुड्स पेरिशेबल है तो नोटिस की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉन पेरिशेबल गुड्स के केस में सेलर को एक बार नोटिस जरूर देना पड़ेगा बायर को कि मैं उसे रीसेल कर रहा हूँ। अगर बायर फिर भी पेमेंट ना करे नोटिस पीरियड के बाद भी, तो सेलर उसे रीसेल कर सकता है। और अगर कोई भी डेफिशिट उसे हो रहा है, मान लो ए ने बी को जो बेचे थे सामान जो बेचा था वो 5 लाख में बेचा था, लेकिन अब क्योंकि उस सामान की डिमांड कम है तो जब उसने सी को वो सामान बेचा क्योंकि बी ने उसको पेमेंट नहीं किया तो वो 3 लाख में ही बेचा, तो ये जो 2 लाख का लॉस हुआ है ना, इस लॉस को ए रिकवर कर सकता है बी से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए सेल अ मशीन टू बी ऑन अ क्रेडिट एंड गिव नोटिस व्हेन बी फेल टू पे आफ्टर द नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड के बाद भी ए ने वो गुड्स वो जो है मशीन वो सी को बेच दी, लेकिन अब उसे प्राइस कम मिल रहा है तो वो जो लॉस था वो बी से रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो ए अपने पास रख सकता है। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट टॉपिक राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर पढ़ा वो अगेंस्ट द गुड्स था, ठीक है, गुड्स के अगेंस्ट में, लेकिन अब अगेंस्ट द बायर पर्सनली में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले सूट फॉर प्राइस, मतलब सेलर कैन सू फॉर अ प्राइस व्हेन ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज ऑलरेडी पास टू द बायर बट द बायर रिफ्यूज टू पे। इसमें क्या है कि जो सेलर है वो स्यू कर सकता है बायर को। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ओनरशिप है गुड्स की वो ऑलरेडी बायर के पास जा चुकी है और अब बायर ने पे करने से मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफाई किया था पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन अ फिक्स डेट वेदर और नॉट डिलीवरी हैज बीन मेड। दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ था कि पेमेंट जो है एक स्पेसिफिक डेट को होनी है और उस स्पेसिफिक डेट को पेमेंट नहीं हुई है, तो उस केस में भी वो सू कर सकता है प्राइस के लिए। जैसे कि ए सेल अ कार फॉर 5 लाख, ए ने सेल करी कार बी को 5 लाख की, अब ऑनरशिप ऑलरेडी पास हो गई है बी के पास, लेकिन बी ने फिर पैसे देने से मना कर दिया, तो ए अब बी को स्यू कर सकता है इस प्राइस के लिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट जो था उसकी फिक्स डेट थी कि 1 जनवरी को पेमेंट होनी है, तो बाय बी को
बी को 1 जनवरी को पेमेंट करनी पड़ेगी भले ही कार उसे डिलीवर नहीं हुई हो, ठीक है। दूसरा होता है सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। जो सेलर है वो स्यू कर सकता है बायर को जो भी उसे डैमेज झेलना पड़ा है, अगर बायर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिया है या एक्सेप्ट नहीं करे हैं गुड्स को, और जो भी लॉस उसे सफ़र हुआ है नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से वो सेलर रिकवर कर सकता है। मान लो एक्स ने सेल करे थे, एक्स ने 200 लीटर ऑफ मिल्क वाई को सेल करने के लिए कहा था। अब लेकिन बाय ने उसको मतलब मिल्क एक्सेप्ट ही नहीं करा, किसी जस्टिफिकेशन के बगैर डिलीवरी लेने से मना कर दी। तो अब एक्स जो है वो कोई और बायर फाइंड नहीं कर पाया और मिल्क जो था वो ख़राब हो गया। तो अब इस केस में ये जो मिल्क ख़राब हुआ है इसका पूरा पूरा डैमेज एक्स जो है वो बाय से वसूल कर सकता है। सूट फॉर इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि ये सेक्शन 61 में आता है। जो सेलर है वो अपना इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकता है बायर से, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट प्रोवाइड है। मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने बोला कि अगर तू मुझे पेमेंट नहीं देगा, मान लो 30 दिन का टाइम था कि 30 दिन तक अगर तूने पेमेंट नहीं दिया तो उसके बाद 12% का इंटरेस्ट लगने लगेगा। डायरेक्टली ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। तो वो 12% के बाद अगर मान लो जो बी है उसने 45 डेज के बाद पेमेंट करी, तो ये जो 15 दिन का इंटरेस्ट था 12% के हिसाब से वो ए बी से रिकवर कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इंटरेस्ट इज पेबल एज पर ट्रेड लॉ और द ट्रेड और लॉ। अगर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर ये ऑब्वियस है कि ट्रेड में या लॉ में ये लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज से आपको चार्ज करना ही पड़ जाता है बाद में, तो उस केस में भी जो सेलर है वो बायर से इंटरेस्ट ले सकता है। या फिर पेमेंट बहुत ही ज़्यादा डिले हो गई है, अब बहुत ही ज़्यादा कितनी डिले हो गई है ड्यू डेट से वो जो है वो कोर्ट रिकवर बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ए सेल अ गुड वर्थ 1 लाख टू बी विद द क्लॉज दैट इफ पेमेंट इज डिले बियॉन्ड 30 डे विद इंटरेस्ट 12% पर एनम विल बी चार्ज, और बी ने पेमेंट डिले कर दी, तो अब ए ना स्यू कर सकता है बी को और रिकवर कर सकता है इंटरेस्ट को। तो इसी के साथ आपकी पूरी यूनिट 4 हो गई है कवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा और आप ना ये नोट्स परचेस कर सकते हो बहुत ही कम कीमत पे, ठीक है। और अभी सिर्फ केस लॉस बचे हैं इसके, तो मैंने आपको जैसे बताया है कि केस लॉस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगी, तो अभी इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यूनिट 4 के केस लॉस को कवर करेगी। थैंक यू, चैनल पे बने रहो।